आज हम जानने वाले स्पर्म यानी शुक्राणु के बारे में। और शुक्राणु एक ऐसी संरचना जो हमारी बॉडी के अंदर होती है और जिससे एक छोटी सी संरचना से एक पूरा बच्चा बन जाता है। तो आज हम यही जानेंगे कि ये जो छोटी सी संरचना है कैसे अंड कोशिका के पास पहुंचती है, वहाँ फ्यूजन करती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, काम किस तरीके का होता है, वो सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप सब समझ पाओगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। डेफिनेटली आज आप एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर करके जा रहे होंगे। पहले मैं बता दूं आपको, जब आपके स्पर्म फीमेल के योनि मार्ग में आते हैं तो वो करोड़ों की संख्या में होते हैं। जब ये करोड़ों की संख्या में है तो ये कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके के। और ऐसे ही ये मूवमेंट कर रहे होते हैं योनि मार्ग के अंदर, आराम से चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर केवल एक स्पर्म को आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का। ये देखो इस तरीके का। इसके बाद हेड है, ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पर एक्रोसोम है। इसके पास ये बीच वाला भाग है जिसको आप मध्यखंड कहते हो, जहां पर आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। इसके बाद पूंछ वाला हिस्सा है जो उसको चलने में मदद करता है। तो अगर हम किसी एक स्पर्म को देखें तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये वाला भाग आपका ऊपर वाला भाग, ये आपका मध्यखंड और ये इसका पूंछ वाला हिस्सा, ये है आपका शुक्राणु। अब एक एक करके इसके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हम जान लेते हैं। अगर हम शुक्राणु का पूरा नाम जाने, स्पर्म का पूरा नाम जाने, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। आकार में मैंने कहा ये बहुत छोटे होते हैं, तो लिखा हुआ है लगभग 55 माइक्रोमीटर लंबा। लगभग की बात हो रही है, कहीं पर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन मिलता है देखने के लिए। इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण होता है वृषण के अंदर। ये आपके वृषण है, वृषण के अंदर इनको देख रहे होते हो आप। इस बनने की प्रक्रिया, स्पर्म को बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं शुक्राणु जनन, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इनका निर्माण समय, ये जब हमारी बॉडी में बन जाते हैं तो लगभग 74 डेज तक ये जिंदा रह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इनको तापमान कम चाहिए होता है बनने के लिए, इसलिए हमारे वृषण हमारे शरीर के बाहर होते हैं। तो इनका तापमान लगभग कितना कम चाहिए? हमारे शरीर से 2 से 3 डिग्री कम तापमान में ये बनते हैं। और वृषण हमारी बॉडी के बाहर क्यों है, उसका कारण यही है। ठीक है, ओके दीदी। इसके बाद अगर हम बात करें कि शुक्राणु के पास क्या होता है, बेसिकली हम माने तो इनके पास 4 भाग है, लेकिन आपके में 3 भाग दिए गए, सिर, मध्य भाग और पूंछ। यहां मैंने 4 भाग इसलिए लिखे कि हम यहां पर स्पेशल आपको एक्रोसोम के बारे में बता पाए। वैसे अगर आप अपनी किताब के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप सिंपल सी बात है कि इसके प्रमुख रूप से 3 ही भाग होते हैं, है ना। प्रमुख रूप से क्या होते हैं बेटा? प्रमुख रूप से इसके 3 भाग होते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक आपका सिर है, एक आपका मध्यखंड और एक आपका पूंछ है। ठीक है, यहां पर मैंने एक कैप टोपी वाला, इसको आप एक्रोसोम कहते हो, इसलिए ऐड किया कि आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। अगर हम बात करें सिर वाले भाग की, अगर हम बात करें बेटा जी इस वाले भाग की बात करें, ये सिर वाला भाग है। यहां पर क्या होता है? यहां पर इनका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए होता है। यहां पर इनका डीएनए, यहां पर इस तरीके से, है ना। यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी न्यूक्लियस में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है जी, और वो संख्या में कैसे होते हैं? एन, क्योंकि 23 गुठली इनके पास है। फिर बात करते हैं हम एक्रोसोम की। एक्रोसोम ये वाला कैप वाला भाग, ऊपर वाला भाग, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं, इसी की मदद से ये अंड कोशिका को भेद पाता है। तो यहां लिखा हुआ है अंड की दीवार को भेदने का काम कौन करता है? एक्रोसोम करता है। और यहां पर पाए जाते हैं कुछ एंजाइम, वो ये काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बता इस वाले भाग की, ये है इसका मध्यखंड। मध्यखंड में क्या होता है? इसको आप मिडिल पीस कहते हो। मध्यखंड में पाए जाते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया, जो इसको एनर्जी देते हैं, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसके बाद आपका पूंछ वाला भाग, इसको आप टैल बोलते हो, ये इसको क्या करेगा? ये इसको तैरने में मदद करता है, यानी तैरने की शक्ति देता है कि फीमेल भाग के, फीमेल बॉडी के अंदर ये आराम से तैरकर गति कर पाए। ठीक है, तो ये हो गए इसके प्रमुख 3 भाग हैं। और देखा जाए तो चौथा भाग मैंने यहाँ पे एक्रोसोम ऐड किया हुआ है। अब अगर बात करें इसके बारे में कि हमारे शुक्राणु बनते कैसे हैं, तो इनकी पूरी यात्रा को देखते हैं कैसे कैसे ये बन रहे हैं। सबसे पहले इनका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है इनका टेस्टिस में। ठीक है, हमारे वृषण में इनका निर्माण हुआ। निर्माण के तुरंत बाद ये चले जाते हैं आपके एपिडिडाइमिस में, वहां पर ये परिपक्व होते हैं। लगभग 21 दिन तक ये वहां रहते हैं, वहां पर मैच्योर हो रहे होते हैं। उसके बाद फिर ये वासा डिफरेंशिया के द्वारा आगे आते हैं और आगे की ओर चलने लगते हैं। फिर हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होती है, जिसमें आपका क्या है? सेमिनी वेसाइकल है और आपका प्रोस्टेट। ये दोनों ग्लैंड कुछ रस को रिलीज करती है और शुक्राणुओं में क्या मिला देती है? कुछ द्रव, जहां पर फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, कैल्शियम होता है, कुछ चीजें मिलाने के बाद सीमन का निर्माण करती है, इसको आप विरे बोलते हो। यहीं पर विरे का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद एजैकुलेटरी, यहाँ पे इजैकुलेशन होगा। इजैकुलेशन में लगभग 20 से 40 करोड़ शुक्राणु बाहर निकलते हैं। और फिर ये फीमेल के
ट्रैक में, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहां पर प्रवेश करेंगे और उसके बाद चलते चलते फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचेंगे। और जो सबसे पहले पहुंचेगा, कहते हैं ना ये रेस चल रही है, एक अनार 100 बीमार, एक अंडे कोशिका है और इतने सारे शुक्राणु एक साथ आ रहे हैं, तो इनकी रेस चलती है। बहुत सारे गर्भाशय में मर जाते हैं, कई की गति कम हो जाती है, कई थक जाते हैं, कई ऐसे ही मर जाते हैं। कोई एक शुक्राणु होता है जो आगे जाता है और क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो कहां से स्टार्ट हुआ, टेस्टिस से, टेस्टिस में निर्माण हुआ, एपिडिडाइमिस में परिपक्व हुए, वासा डिफरेंशिया से आगे चले, सेमनी वेसाइकल और प्रोस्टेस ने अपनी चीजें मिला दी, वीर्य का निर्माण हो गया, फिर यहाँ पर जैकुलेशन हो गया, बाहर निकलते हैं लगभग 20 से 40 करोड़ शुक्राणु, फिर फीमेल ट्रैक में चले जाते हैं, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचते हैं और वहां पर होता है आपका क्या, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है, निषेचन कहां होता है, तो वो होता है आपके फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनियों में। अब कुछ शुक्राणु के बारे में चीजें यहां पर याद रखना कि कुल शुक्राणु एक बार में कितने बाहर निकलते, तो लगभग 20 से 40 करोड़ बाहर निकलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में कितने पहुंचते हैं, कुछ 100 तक ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि आधे रास्ते में मर जाते हैं। अंड कोशिका से निषेचन कितने करते, तो आपको दीजिए केवल एक। और इनकी जीवन अवधि कितनी है, ये कितने दिन तक जीवित रहेंगे, इनका जीवित रहने का दिन होता है 3 से 5 दिन तक ही ये जीवित रह सकते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर ये 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ जरूरी चीजें आपके सामने हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहला स्टेप क्या है, पहले शुक्राणु अंड कोशिका के पास पहुंचेंगे, जैसे ही पास पहुंचेंगे एक्रोसोम क्या करेगा, एक्रोसोम एंजाइम को रिलीज कर देगा और एंजाइम की मदद से क्या हो जाएगी, सबसे पहली लेयर को आप बोलते हो ज़ोना पेलुसिडा, ये क्या करेगा, ये टूटने लग जाती है, जो अंड कोशिका को सुरक्षा दे रही होती है, ये टूटेगी। शुक्राणु का सिर, शुक्राणुओं का सिर अंड के अंदर प्रवेश करेगा, पूरा शुक्राणु नहीं जाता है, केवल न्यूक्लियस वाला पार्ट जाता है, केवल केंद्रक वाला पार्ट जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, वही केंद्रक वाला भाग अंदर पहुंचेगा और जितने बाहर और शुक्राणु रेस में थे ना, उनको क्या होगा, वहां पर एक रिएक्शन होती है, उन सबको फेंक दिया जाता है बाहर, केवल एक शुक्राणु जाएगा। जैसे ही ध्यान समझना, जैसे ही एक्रोसोम ज़ोना पेलुसिडा टच करा, वैसे ही क्या होता है, अंडे के अंदर एक रिएक्शन होती है, फट जाता है वो, और उसके आसपास जितने शुक्राणु चिपके होते हैं उन सबको दूर कर देता है। ठीक है, जैसे ही केंद्रक अंदर गया, अंडे का केंद्रक ये हमारा नहीं था, ठीक है, केंद्रक अंदर पहुंचा, इसका ये शुक्राणु और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, आपका जाइगोट बना लेते हैं, युग्मनज बना लेते हैं, 23 + 23 यानी 46 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसलिए हमारा जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है। तो ये आपके स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्रिया हो रही है। उसके अलावा हमारे पास सिंपल सी बात है, शुक्राणु में क्या होते हैं, तो देखो शुक्राणु के बाद एक तो X है, दूसरा Y है। अगर अंडे का X और शुक्राणु का X दोनों XX मिले तो लड़की होगी। ठीक है, और अगर आपके अंडे का X और शुक्राणु का Y ये मिलते तो क्या होता है, XY, यानी वहां पर लड़का होता है। यानी निष्कर्ष केवल इतना सा है कि अंडे के पास हमेशा केवल X ही रहता है, जबकि शुक्राणु के पास, स्पर्म के पास X और Y होते हैं, और यही लिंग का निर्धारण करता है। क्या लड़की के अंदर गया है, किसने फ्यूजन करा है, वो सब कुछ निर्भर किस पे कर रहा है, वो सब कुछ निर्भर करता है लड़के के ऊपर। यानी लिंग का निर्धारण लड़की पर निर्भर नहीं कर रहा, लड़के पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया आपका कि लड़का होगा कि लड़की होगी। और यहाँ तक आपके आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे अंडे के अंदर, देखो भाई ये है, ये हमारा अंडा है। ठीक है, अब यहाँ ये शुक्राणु देखो ये आ रहा है, ये टक्कर मार रहा है, देखो भाई टक्कर मार रहा है, और जैसे ही इसको जाने के लिए स्पेस मिल गया, देखो ये अंदर ऐसे अंदर चला गया। ये वीडियो में गलती क्या है कि पूरा शुक्राणु को अंदर घुसा दिया, पूरा नहीं घुसता है, केवल केंद्रक वाला भाग अंदर जाता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और शुक्राणु की जर्नी पूरी आपने देखी होगी कि शुक्राणु के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे फ्यूजन करते हैं, कैसे कैसे जुड़ते हैं, इनका रहस्य क्या है, कैसे बच्चा बनता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।